हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और आज का आपका टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका नेसिम एज़ेकिएल का फिलॉसफी। अब आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए दैट नेसिम एज़ेकिएल वाज बोर्न इन 1924 एंड ही एक्सपायर्ड इन 2004। इनको आपका मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फाउंडेशनल पोएट माना जाता है और उन्हें अक्सर आपका फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडियन लाइफ के ऊपर उनके नेचुरल, अर्बन और इंटेलेक्चुअली जो ऑनेस्ट जो वर्जन है उसको इंग्लिश में लिखने की परंपरा शुरू की। एज़ेकिएल एक बॉम्बे पोएट थे और उनका जो अपब्रिंगिंग है वो आपका पारसी जूइश बैकग्राउंड में हुआ और इसी वजह से उन्हें आप बोल सकते हो कि उनकी पोइट्री में एक आउटसाइडर कॉन्शियसनेस आपको बार बार देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो सेल्फ क्वेश्चनिंग और कल्चरल आयरनी बार बार दिखाते हैं। मुंबई उनकी पोइट्री में सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है। मॉडर्न, कॉन्फ्लिक्टेड और इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ में वो रेस्टलेस भी है। इन्होंने अपनी आपकी मैगजीन्स को साथ में एडिट किया था, जो है पोइट्री इंडिया और आपकी क्वाइट मैगजीन। इन दोनों को उन्होंने एडिट भी किया है साथ के साथ में, और यहाँ से नए इंडियन इंग्लिश पोइट्स को एक प्लेटफॉर्म मिला। इसी रोल की वजह से उन्हें उनका जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ राइटिंग तक सीमित नहीं बल्कि पूरी लिटरेरी मूवमेंट तक आपका फैला हुआ है। आप देखेंगे कि इनको आपका पद्मश्री 1988 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इतने बड़े बड़े नेशनल ऑनर्स से इनको तराजा गया और उनकी लिटरेरी अथॉरिटी को ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन मिली इन अवार्ड्स के साथ में। आप उनका पोएटिक स्टाइल वगैरह को देखोगे तो उनका पोएटिक स्टाइल बहुत ही विटी, आयरनिक और कन्वर्सेशनल है। वो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्लेम्स को भी सिंपल और स्पोकन इंग्लिश में लिखते हैं, जिससे पोएम आपकी जो है लेक्चर नहीं लगती बल्कि इनर थिंकिंग प्रोसेस जैसी लगती है। आप उनका फेमस पोएम्स का कलेक्शन देखिए, यहाँ में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो गया, एंटरप्राइज और बैकग्राउंड कैजुअली हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आप रीड कीजिए इनको, ये सारा का सारा इनका फेमस कलेक्शन है मेन पोएम्स का। अब आप यहाँ पे बात करेंगे पोएम फिलोसॉफी का, तो ये जो कलेक्शन है ये लिया गया था आपका यहाँ पे द एग्जैक्ट नेम कलेक्शन से, जो इन्होंने 1965 में लिखा है। फॉर्म का बात करेंगे तो फ्री वर्ड्स है और 4 स्टैंजाज में, और टोन कैसी है, रिफ्लेक्टिव टोन है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि ये कलेक्शन किस कलेक्शन से ये पोएम मिली है आपको, तो ये एग्जैक्ट नेम यहाँ पे आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीम देखोगे आप अगर इस पोएम की, तो ये पोएम पहले तो देखो यहाँ पे फॉर्मली फ्री वर्ड्स में लिखी गई है और लगभग 4 रिफ्लेक्टिव स्टैंजाज में डिवाइडेड है। इसमें कोई फिक्स टाइम स्कीम नहीं, और पोएट जो है वो अपनी थिंकिंग को एक नेचुरल फ्लो होना देना चाहता है यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने इसमें कोई मीटर वगैरह नहीं लिखे हैं। थीम का बात करोगे तो मेन थीम क्या है, पोइट्री, फिलोसॉफी, साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ। इस पोएम का मेन थीम ये है कि लाइफ को समझने के लिए फिलोसॉफी या साइंस से ज्यादा पोइट्री यूजफुल हो सकती है। कैसे? क्योंकि नेसिम एज़ेकिएल यहाँ पे आपका इसमें आर्ग्यू करते हैं कि फिलोसॉफी बेकार है, और ये सजेस्ट करते हैं कि प्योर लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स ह्यूमन एक्सपीरियंस को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पोएम में स्पीकर लाइफ का बेसिक क्वेश्चंस, यानी कि उनका मीनिंग क्या है, ट्रूथ, एग्जिस्टेंस क्या है, इन पर सोचते हैं, और उनका जवाब थ्योरीज में नहीं बल्कि एक जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जिंदगी जीने पे मिले हैं जो उन्हें, और उनके साथ में यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस के साथ में पोएटिक इंसाइट में वो ढूंढते हैं अपने इस मीनिंग को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पोइट्री क्या हो गई, अब एक इमोशनल और इंट्यूटिव टूल बन जाती है जो लाइफ के कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सेप्ट कर सकती है। और जबकि फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी आपके जो है फिलोसॉफी जो है वो आपके उन्हें नीटली रिजॉल्व करना चाहती है उनको। यहाँ पे टोन का बात करोगे तो ये देखो टोन कैसा है आपका, ये मेडिटेटिव, आयरनिक और सेल्फ अवेयर टोन है। यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है इधर। तो पोएम का जो टोन है मेडिटेटिव है, स्पीकर क्वाइटली सोच रहा है, प्रीच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये क्वाइटली सोच रहा है, यहाँ पे प्रीच नहीं कर रहा है यहाँ पे। और साथ ही आपका आयरनिक टोन भी है, क्योंकि पोएट फिलोसॉफी जैसे सीरियस सब्जेक्ट पर बात करते हुए भी अपनी लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करता है। टोन सेल्फ अवेयर है। पोएट खुद को अल्टीमेट ट्रुथ गिवर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करता बल्कि एक क्वेश्चनिंग माइंड के रूप में यहाँ पे दिखाता है, और इसी टोन की वजह से पोएम हम्बल और ऑनेस्ट लगती है, ना कि आपकी अथॉरिटेटिव। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे इसको लेके ध्यान में रखेंगे इस पोएम को लेके। फिर आप नेक्स्ट चीज में आ जाओ, यहाँ पे वॉइस को देखो, वॉइस कैसे यूज गई है, फर्स्ट पर्सन पोएट फिलोसोफर वॉइस है आपका। तो पोएम फर्स्ट पर्सन वॉइस में लिखी गई है जिससे स्पीकर डायरेक्टली पोएट ही लगता है। तो ये एक पोएट फिलोसोफर है जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। और ये जो आपका बार बार ये आई वॉइस यहाँ पे आपका ये यूज किया गया है, ये क्या है यहाँ पे,
आई वॉइस यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव है। ये हर मॉडर्न इंटेलेक्चुअल का वॉइस बन जाता है जो बुक्स और थ्योरीज के बीच में लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढ रहा है। ठीक है, अब आप फॉर्म और स्टाइल की बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये इन दोनों को, ये इन सबको यहाँ अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो पोयम का फ्री वर्ड्स फॉर्म जो है वो एजिकील को एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो लाइफ क्योटिक है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए पोयम भी टाइट स्ट्रक्चर में बंधी हुई है, बंधी हुई नहीं है। लैंग्वेज सिंपल है और कन्वर्सेशनल है, ऐसा लगता है जैसे कि अपन खुद ही उस इंसान से बात कर रहे हैं। कोई तामझाम नहीं यूज किया हुआ है, कोई ग्रैंड मेटाफर्स वगैरह यूज नहीं किए हैं, कोई हैवी सिंबोलिज्म नहीं है, सिर्फ क्लियर थॉट है और एक क्वाइट रिफ्लेक्शन की तरह उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये एजिकेल का सिग्नेचर टेक्निक है, क्लैरिटी विदाउट ऑर्नामेंटेशन। अब क्यों ये पोयम आपकी इतनी मैटर करती है एग्जाम में, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये पोयम इंडियन मॉडर्निज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे पोइट्री और फिलोसॉफी के रिलेशन पर मेटा रिफ्लेक्शन है। तो क्या चीज है? इट इज अ मेटा रिफ्लेक्शन। क्या है ये मेटा रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये एजिकील का अर्बन रैशनल आयरनिक माइंड को क्लियरली शो करता है। पोयम ये एस्टैब्लिश करती है कि इंडियन इंग्लिश पोएट्री सिर्फ ट्रेडिशन या इमोशंस पर नहीं बल्कि इंटेलेक्ट और आपके सेल्फ एनालिसिस पर भी बेस्ड हो सकती है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आप लोग चीजें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब आप इसका पोयम का समरी पे आ जाओ। यहाँ पे आपका पहला स्टैंजा देखो, यहाँ पे जो आपका स्टैंजा बना है, इट इज बेस्ड ऑन योर, ये आपका बेस्ड ऑन है आपके फिलोसॉफिकल डिटैचमेंट के ऊपर। अब टेक्स्ट को रीड करो, क्या टेक्स्ट में लिखा हुआ है? देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफ्टन गो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फर्स्ट लाइन है, देयर इज अ प्लेस, दिस लाइन आई ऑफ्टन गो, तो ये इस लाइन में पोएट को फिजिकल जगह की बात नहीं करता यहाँ पे, बल्कि ये प्लेस एक मेंटल स्टेट है जहां पोएट बार बार चला जाता है। तो ये जगह थिंकिंग और रिफ्लेक्शन की दुनिया है, तो जिसे हम फिलोसॉफी या एब्स्ट्रैक्ट थॉट कह सकते हैं यहाँ पे। तो पोएट का इस लाइन के थ्रू मतलब है यहाँ पे आपका कि मेरा जो दिमाग है वो अक्सर ऐसी सोच में चला जाता है जहां मैं सिर्फ आइडियाज के साथ में होता हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, नॉट बाय प्लानिंग टू गो बट बाय अ फ्लो। अब यहाँ पोएट क्लियर करता है कि वो इस फिलोसॉफिकल स्टेट में जो है यहाँ पे जानबूझकर नहीं जाता, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है बल्कि नेचुरल मेंटल फ्लो है। मतलब सोच अपने आप बहने लग जाती है। जैसे कभी कभी हम लोग भी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं ना, बैठे बैठे क्लासरूम अटेंड कर रहे हो तो, और कहाँ ख्याली पुलाव में घूम जाते हैं। तो ये भी बस वो बात करें, लेकिन इनका एंगल फिलोसॉफिकल है, हमारा एंटरटेनिंग एंगल होता है, इनका दूसरा एंगल है। तो ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है कि फिलोसॉफी पोएट को अट्रैक्ट नहीं करती, चाहे वो एक्टिवली उसे अवॉइड ही क्यों ना करे। फिर लाइन थर्ड देखो, अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस टू अ कोल्ड। तो इस लाइन में जो है पोएट बताते हैं कि जब वो फिलोसॉफिकल स्पेस में जाते हैं तो वो रियल लाइफ से दूर हो जाते हैं। तो ऑल एग्जिस्टेंस, ये जो बोला गया है यहाँ पे ऑल एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इमोशंस, रिलेशनशिप्स, हमारी जो डेली लाइफ है जिंदगी की, ह्यूमन वार्मथ है, इन सबको। और जो जगह मिलती है वो है कोल्ड, यानी ये कोल्ड जगह जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इमोशनली डिटैच्ड। क्या है इसका मतलब? इमोशनली डिटैच्ड है इसका मतलब आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है ल्यूसिडिटी हुज विल इज कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है? ल्यूसिडिटी हुज विल इज कंट्रोल्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियर, है ना, यानी कि शार्प थिंकिंग। पर यहाँ पे अब ये जो आपका बोल रहा है यहाँ पे ये क्लैरिटी डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि इसकी विल इज अनकंट्रोल्ड, मतलब थॉट्स रुकती नहीं है, रीजनिंग खत्म नहीं होती, एक आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट को जन्म दे देता है यहाँ पे आपका। मतलब अपन ओवर थिंकिंग करते हैं तो पूरे के पूरे आने वाले 15-20 साल पे सोच लेते हैं ना, वो ये बातें कर रहा है। तो फिलोसॉफी एक ऐसी क्लैरिटी बन जाती है जो माइंड को डोमिनेट कर लेती है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट रेस्ट। फिर लास्ट लाइन देखो, हियर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। अब ये एक बाइबलिकल अल्यूजन है, द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड। तो मतलब क्या है? ये जो क्या मतलब है यहाँ पे आपका, इसका मतलब है कि एजिकील यहाँ से फ्रेज को आयरनिकली यूज कर रहे हैं। इस पोयम में मिल्स ऑफ गॉड का मतलब है फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि एंडलेस लॉजिक के बारे में जो वो बात कर रहे हैं। ये देखो, ये मेंशन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप रीड कर लेंगे, पीडीएफ में सब अवेलेबल है। तो रीजनिंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस को यहाँ बताया है। और ये जो बोल रहा है ना कि एंड आर नेवर स्लो, ये जो यहाँ पे लाइन बोली गई है आर नेवर स्लो, ये क्या चीज है? यानी कि ये बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स कभी रुकती नहीं। एक थॉट का एक थॉट के बाद में दूसरा थॉट आता है, फिर तीसरा आता है, तो ये एक डाउट के बाद नया डाउट आ जाता है। तो फिलोसॉफी एक नेवर एंडिंग मेंटल मशीन बन गई है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, अब आप जरा नेक्स्ट उसमें आ जाओ, नेक्स्ट स्टैंजा में देखो। अब ये जो स्टैंजा है यहाँ पे, ये टाइम की इन्फिनिटी को लेके बात कर रहा है। पहला यहाँ पे रीड करो, टाइम टेक्स माई पैशन एंड द सीज। अब ये लाइन क्या है यहाँ पे?
अब ये जो लाइन है, इस लाइन में पोएट कहता है कि टाइम सब कुछ ले जाता है, चाहे वो उसकी पर्सनल पैशंस हो या फिर आपका समुद्र जैसा पावरफुल एक नेचुरल एलिमेंट। अब ये जो बोल रहा है ना यहाँ पे माई पैशन, व्हाट इज इट? माई पैशन मतलब इंडिविजुअल के इमोशंस, उसकी डिजायर्स, वो इंटेंसिटी। और ये जो बोल रहा है द सीज, ये क्या चीज है? ये आपके नेचर की वास्टनेस और पावर को बता रही है। तो मतलब कि टाइम के सामने ना पर्सनल फीलिंग्स बचती हैं और ना आपके नेचर की ग्रेटनेस। फिर बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपका द सिटीज एंडलेस द ज्योमेट्री। तो यहाँ पोएट जो है सिटी लाइफ की बात करता है। सिटीज हमें लगता है कि कभी खत्म नहीं होगी, ऑलवेज एक्सपेंडिंग। और यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री यूज की है, ये आपके वो कंपास वाली ज्योमेट्री नहीं है, बल्कि इट इज इंस्टेड यूज फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, प्लान स्ट्रक्चर्स, आपके जो ह्यूमन डिजाइन है उनके बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं पोएट? ये बोल रहे हैं कि जो शहर हमें परमानेंट और पावरफुल लगता है, टाइम उन्हें भी इनसिग्निफिकेंट बना देती है। फिर लाइन 3 देखो, ऑफ जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री। तो इस लाइन में पोएट साइंस और एकेडमिक डिसिप्लिन को रेफरेंस देता है। तो जियोलॉजी यानी यहाँ पे जियोलॉजी क्या है? यहाँ पे जियोलॉजी आपका अर्थ का टाइम स्केल हो गया है ना, लैक्स करोड़ ऑफ ईयर्स, इन सारी बातों में बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी आपके यूनिवर्स, स्टार्स वगैरह पे बात आ रही है, गैलेक्सीज पे आ रही है। और हिस्ट्रीज हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड। तो ये सारे सब्जेक्ट हमें बहुत ग्रैंड और मीनिंगफुल लगते हैं, लेकिन पोएट का पॉइंट ये है कि इवन दीज वास्ट साइंसेज आर लिमिटेड व्हेन कंपेयर्ड टू इटर्निटी। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, एंड ऑल द ह्यूमन पैशंस, ऑल द ड्रीम्स। अब यहाँ पोएट ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, और वो क्या है? ह्यूमन इमोशंस, ड्रीम्स, होप्स, जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी टाइम के साथ में फेड हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल लाइफ का इमोशनल यूनिवर्स भी आपका एक टेम्परेरी चीज के बारे में बताया गया है। फिर लास्ट लाइन देखो, एग्जिस्ट नोवेयर इन इटर्निटी। इस लाइन में स्टेंजा का कोर मैसेज आ जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इटर्निटी के स्केल पर टाइम को इनफाइनाइट फ्लो में आप बात करते हैं। यहाँ पे जैसे ह्यूमन इमोशंस हो गए, हमारे अचीवमेंट्स हो गए हैं, साइंस हो गए हैं, कुछ भी हमारा परमानेंट नहीं है। ये जो बोल रहा है ना एग्जिस्ट नोवेयर, तो इसका मतलब है कि कोई आपका लास्टिंग प्रेजेंस नहीं है, नो एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस, यानी कि इटर्निटी के सामने सब कुछ इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ओवरऑल मीनिंग इन लाइंस में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये ओवरऑल ये बोलना चाह रहे हैं कि इस स्टेंजा में कि आपका जो टाइम वर्सेस इटर्निटी का कॉन्ट्रास्ट दिखाते टाइम, कि टाइम सब कुछ एब्जॉर्व कर लेता है, और साथ में जो आपका पैशन है, सिटीज और साइंसेज है, हिस्ट्री है, ये सब आपकी टेम्परेरी है। इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ह्यूमन इंपॉर्टेंस एक इल्यूजन बन जाती है। तो पोएट अब यहाँ पे क्या फिलोसॉफी दे रहे हैं? वो यहाँ पे फिलोसॉफी और साइंस दोनों को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि दोनों ही फाइनाइट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का प्रोडक्ट्स है। अब आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, यहाँ पे देखो इधर स्टैंजा 3 में ये आपकी फिलोसॉफी लिमिट्स के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है? पहला लाइन पढ़ो, बट रेजिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। अब इस लाइन में एक आपका टर्निंग पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले स्टेंजा में फिलोसॉफी और टाइम की वास्टनेस दिखाई गई, लेकिन यहाँ पोएट कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद में ये जो रेसिड्यूज ऑफ मीनिंग बोला गया है, ये रह जाते हैं। अब रेसिड्यूज ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है? यानी कि जो कुछ एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, कुछ ट्रुथ्स, कुछ फीलिंग्स जो पूरी तरह लॉजिक या थ्योरी में डिसॉल्व नहीं होती। तो ये क्या मतलब है? लाइफ सिर्फ मीनिंगलेस नहीं बन जाती, कुछ मीनिंग्स आपके फ्रेगमेंट्स हमेशा बच जाते हैं। फिर बोल रहा है, एज डार्केस्ट मिथ्स meander थ्रू द पेन। यहां पोएट्री मिथ का रेफरेंस देती है। मिथ यहां आपकी कहानियां या सुपरस्टिशन नहीं, बल्कि सिंबॉलिक ट्रुथ्स है, ट्रुथ के बारे में बता रहा है, इमोशनल नैरेटिव्स में बता रहा है, और डीप ह्यूमन बिलीफ्स के बारे में बात कर रहा है। अब ये जो बोल रहा है डार्केस्ट मिथ्स, क्या है डार्केस्ट मिथ्स? पेन, सफरिंग, फियर, कंफ्यूजन, ये सब से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि इंसान अपने दर्द और सफरिंग के मिथ्स, स्टोरीज और सिंबल्स के थ्रू समझने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, टुवर्ड्स अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट। अब इस लाइन में फिलोसॉफी और साइंस का अल्टीमेट गोल दिखाया गया है। अब वो क्या है? फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट है वो यहाँ पे आपका अल्टीमेट ट्रूथ, कंप्लीट रैशनल एक्सप्लेनेशन, एक ऐसा आंसर जो सब कुछ क्लियर कर दे। तो फिलोसॉफी हमेशा ये क्लैरिटी ढूंढती है, कंफ्यूजन को एलिमिनेट करना चाहती है, और डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट करना चाहती है। तो ये जो लाइन है, ये फिलोसॉफी का क्या हो गया? आपका एम्बिशन को शो कर रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। फिर लास्ट लाइन देखो, सेकंड लास्ट, आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट। अब यहां पोएट अपना पर्सनल स्टैंड करता है। अब ये जो वो बोल रहा है आई टू, पोएट भी इस रेस का हिस्सा रहा है, उसने भी क्लैरिटी और रैशनल आंसर चाहे हैं, लेकिन अब वो उसे एब्सोल्यूट क्लैरिटी को रिजेक्ट कर देता है। पोएट मान चुका है कि कंप्लीट क्लैरिटी लाइफ को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है
है ना, तो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर लास्ट लाइन देखो, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन। तो ये लाइन पूरे पोएम का फिलोसॉफिकल कोर है, इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या बता रहा है इस लाइन के थ्रू ये यहाँ पे, तो ये इसका मतलब है कि हर चीज को फोर्सफुली एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस मिस्ट्री रहने चाहिए, अनएक्सप्लेनेबल चीजों में भी वैल्यू होती है। तो पोएट के लिए ओवर रैशनलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ डेप्थ, और मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री सिंबलाइजेस रिचनेस ऑफ लाइफ। तो पोएट्री यहाँ अपनी फिलोसॉफी से आगे निकल जाती है क्योंकि पोएट्री मिस्ट्री को एक्सेप्ट करती है। तो ओवरऑल मीनिंग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आपका समझ में आया? ओवरऑल मीनिंग में निसिम एज़ेकियल क्लियरली दिखाते हैं कि फिलोसॉफी और साइंस फाइनल आंसर्स ढूंढना चाहते हैं, लेकिन लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट्स जैसे कि पेन, दर्द जो होता है हमारा, लव, फियर, ये लॉजिक से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो पोएट ये जो ओवर रैशनल अप्रोच है इसको रिजेक्ट करता है, और ये स्टैंजा पूरी पोएट्री के फेवर में आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पोएट्री आपकी जो एम्बिगुइटी है उसको टॉलरेट करती है और मिस्ट्री को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाओ। यहाँ पे देखो, स्टैंजा 4 पे आओ आप। यहाँ पे लास्ट स्टैंजा है आपका यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो पढ़ो। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस आई ब्रिंग। अब इस लाइन में पोएट डेलिबरेटली एक फिलोसॉफिकल टर्म को यूज करता है, और वो क्या है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। नॉर्मली फिलोसॉफी में इसका मतलब होता है कि वी डोंट नो देयरफॉर इट मस्ट बी दिस, लेकिन एज़ेकियल यहां इस टर्म को आयरॉनिकली यूज करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब नॉलेज इनकम्प्लीट हो, जब आंसर्स अनसर्टेन हो, तो पोएट्री वहीं से शुरू होती है। पोएट एक्सेप्ट करता है कि इग्नोरेंस फेलियर नहीं बल्कि ह्यूमन कंडीशन का पार्ट है। फिर ये जो लाइन बोल रहा है, व्हेन थॉट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम विल, तो यहां पोएट एक डेंजर पॉइंट हाईलाइट करता है। जब जो हमारा थॉट है, जो हमारा सोच है, आर्ग्यूमेंट बन जाती है, और आर्ग्यूमेंट आपकी जिद, फोर्स, एजेंडा बन जाता है, उससे ड्रिवन हो जाता है, तब क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। मतलब जब पोएट किसी आइडिया को जबरदस्ती प्रूव करना चाहता है, जब आपकी पोएम लेक्चर बन जाती है, जब आपके इमोशंस को लॉजिक से डोमिनेट किया जाता है, सोच जब कंट्रोल करने लगती है, तो तब पोएट्री आपकी खत्म हो जाती है, यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड हो जाती है। फिर देखो लाइन 3, द पोएट्री इज फॉल्स एंड शुड बी स्टिल। इस लाइन में पोएट को एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट देता है यहाँ पे, और वो क्या है कि अगर पोएट्री आर्ग्यूमेंट बन जाए, फिलोसॉफी का प्रूफ बन जाए, आइडिया को पुश करने का टूल बन जाए, तो वो फॉल्स पोएट्री है। तो पोएट्री क्या होनी चाहिए, शुड बी स्टिल। ये जो लाइन यूज की गई ना, शुड बी स्टिल, व्हाट डज दिस लाइन मीन, ये शुड बी स्टिल क्या मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ऐसी पोएट्री लिखी ही नहीं जानी चाहिए, या चुप रहना बेहतर है, रादर देन राइटिंग अ फेक पोएट्री। तो ट्रू पोएट्री कन्विंस नहीं करती, एक्सपीरियंस करवाती है। फिर लास्ट लाइन देखो, अ पोएम शुड नॉट मीन बट, क्या बोल रहा है, बी। तो ये लाइन पोएम का अल्टीमेट क्लाइमैक्स और मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि पोएम का काम एक्सप्लेनेशन देना नहीं, बल्कि पोएम का काम मैसेज डिलीवर करना है। पोएम का काम एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। तो पोएम क्या है, इसमें लॉजिक नहीं होता, डेफिनेशन नहीं होती, प्रेजेंस नहीं होती, और पोएट्री को समझ नहीं जाता बल्कि उसको फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे थीम्स पे आ जाते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह को देखो। यहाँ पे पहला थीम है आपका पोएट्री वर्सेस फिलोसॉफी को लेके आपका। तो अब यहाँ पे आप ये जो पोएट्री वर्सेस फिलोसॉफी है यहाँ पे आपका, इसको देखो। तो ये जो है पहला वाला है, ये वाला आइडिया आपका यहाँ पे। तो ये पोएम का सबसे सेंट्रल थीम है और पोएट्री और फिलोसॉफी के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। एज़ेकियल ये मानते हैं कि फिलोसॉफी लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट और आर्ग्यूमेंटेटिव होती है, जबकि पोएट्री लिव्ड एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करती है। सो फिलोसॉफी कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना चाहती है, लेकिन पोएट्री फीलिंग्स को जीना सिखाती है, एक्सपीरियंस करना सिखाती है। तो फिलोसॉफी क्लैरिटी ढूंढती है, पर उस क्लैरिटी में ह्यूमन वार्मथ खो जाती है। पोएट्री एम्बिग्विटी एक्सेप्ट करती है और इसी एक्सेप्टेंस में लाइफ ज्यादा रियल लगती है। ठीक है, जैसे आप किसी पोएम के क्लाइमेक्स में पोएट कहता है, अब पोएम शुड नॉट मीन बट बी। जैसे इसी लाइन में आप देखो, यहाँ पे आपका ये जो बोला गया है ना, लास्ट का कोट आपका बोला गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि पोएम का काम एक्सप्लेनेशन देना नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस क्रिएट करवाना है। तो पोएट्री इज सुपीरियर बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस ट्रुथ, वाइल फिलोसॉफी ओनली आर्ग्यूज अबाउट इट। फिर ये बात कर रहा है आपका लिमिट ऑफ रैशनैलिटी को लेके। अब इस थीम के थ्रू एज़ेकियल ने ये बताया है कि प्योर रीजन और लॉजिक लाइफ के पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
फिलॉसफी और साइंस, फाइनल आंसर्स, ये सब, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं सच्चाई को, लेकिन लाइफ को कुछ एस्पेक्ट्स जैसे कि आपके पेन, लव, फियर, ये सब लॉजिक से परे होते हैं। तो पोएट आपका क्लियरली कहता है कि वो उस फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट को रिजेक्ट करता है, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन कर देना लाइफ को एकदम फ्लैट और मैकेनिकल बना देता है। तो अब ये जो बोल रहा है यहाँ पे आपका, ये जो यहाँ पे अगर वो जो आपकी लाइन है यहाँ पे कि व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, तो ये लाइन पोएट के एंटाई ओवर रैशनल स्टांस को दिखाती है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर टाइम एंड सिग्निफिकेंस को देखो यहाँ पे आपका, इस पोएम में टाइम को एक इनफाइनाइट फोर्स के रूप में देखा गया है जो सब कुछ इनसिग्निफिकेंट बना देता है। ह्यूमन पैशन, सिटी, साइंस, हिस्ट्री सब टेम्पररी है। इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इमोशंस भी फेड हो जाते हैं। अचीवमेंट जो हमने हासिल किया है, इतने सारे हमारे सक्सेस, ये सब हमारे वैनिश हो जाते हैं। इवन साइंस लूज इंपॉर्टेंस। तो ये यहाँ पे आपको क्लियरली बताते हैं कि टाइम रिड्यूसेस ऑल ह्यूमन एफर्ट टू इनसिग्निफिकेंस व्हेन व्यूड अगेंस्ट इटर्निटी। फिर ये बात कर रहा है इंडियन इंग्लिश पोएट्री आइडेंटिटी को लेके, तो ये पोएम इंडियन इंग्लिश पोएट्री के मॉडर्न आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। एज़ेकिएल का इंग्लिश बॉम्बे इंग्लिश है ये, अर्बन, कन्वर्सेशनल, आयरॉनिक। वो ना प्योर वेस्टर्न फिलोसोफर यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहे हैं और ना ट्रेडिशनल ईस्टर्न। वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। वेस्ट से तो उन्होंने लॉजिक, फिलोसफी और साइंस को लिया, और ईस्ट से उन्होंने एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट और जो उनका लिव्ड विजडम है उसके बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, तो इसलिए पोयम अगर आप देखोगे तो वो ना तो आपकी मिस्टिकल है और ना ही प्योरली लॉजिकल, बल्कि वो मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी का प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका, जहाँ पे वो बैलेंस लेकर चल रही है। फिर ये बात कर रहे हैं आपके एग्जिस्टेंशियल डिटैचमेंट को लेके। अब पोयम में फिलोसॉफी को एक ऐसे तरह दिखाया है जहां पोएट आपके एग्जिस्टेंस से टेम्परेरीली एस्केप चाहता है। तो ये एस्केप इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल नहीं। अब ये जो बोलता है, जब यहाँ पे ये कोल्ड ल्यूसिडिटी बोल रहा है यहाँ पे आपका, तो कोल्ड ल्यूसिडिटी का मतलब है क्लियर थिंकिंग बट इमोशनल वार्मथ का एब्सेंस। तो पोएट को ये क्लैरिटी अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन वो ये भी रियलाइज करता है कि सिर्फ क्लैरिटी से लाइफ मीनिंगफुल नहीं होती। वार्म ह्यूमन एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपकी थीम से जो आपकी पूरी की पूरी पोएट्री को यहाँ पे आप कह सकते हो डोमिनेट करते हुए चल रही है यहाँ पे। फिर आप लिटरेरी डिवाइसेस पे आ जाओ। यहाँ पे आपके कौन से फेमस लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज किए गए हैं और इंपॉर्टेंट है ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस। पहला तो इन्होंने बताया यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट को लेके। अब पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, यही डिवाइस है। यहाँ पे फिलोसफी को कोल्ड और एब्स्ट्रैक्ट दिखाया है, जबकि पोएट्री को वार्म, लिव्ड और एक्सपीरियंशियल बताया है ना। तो फिलोसफी आइडियाज और सिस्टम पर बेस्ड है, जबकि पोएट्री बीइंग पर बेस्ड है, यानी जीना या महसूस करना। तो इस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू पोएट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है कि लाइफ को समझने के लिए पोएट्री ज्यादा नेचुरल जरूरी है, ज्यादा नेचुरल मीडियम है रादर देन फिलोसफी। फिलोसफी तो क्या करती है, हमारा डिस्टेंस क्रिएट करती है। आयरनी का बात करोगे यहाँ पे, तो इस पोयम में स्ट्रॉन्ग आयरनी ये है, और वो स्पीकर खुद को एक इंटेलेक्चुअल और एक फिलोसॉफिकल माइंड रखता है, पर फिर भी फिलोसॉफी को रिजेक्ट करता है। तो पोएट क्या हुआ, एक पोएट फिलोसोफर का नॉन फिलोसॉफी को चूज करना आयरॉनिक है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर आपका इल्यूजन आ जाता है। ये मिल्स ऑफ गॉड प्रोवर्ब को यूज किया गया है आपका यहाँ पे, तो ये एक बाइबलिकल प्रोवर्ब है यहाँ पे, है ना। तो ये वहां से लिया गया है आपका। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ, इमेजरी। अब इमेजरी क्या यूज की है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इमेजरी को यूज किया है, जैसे कि कोल्ड ल्यूसिडिटी हो गई, है ना, फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट। तो ये इमेज आपका साइंस और फिलोसफी का अल्टीमेट गोल को दिखा रही है आपका। तो इस तरह से काफी डिफरेंट आपकी इमेजरीज यूज की है। फ्री वर्ड स्टाइल है, पैराडॉक्स यूज किया है आर्ग्यूमेंट फॉर इग्नोरेंस को लेके। तो पोएम में आपके एक की डिवाइस है पैराडॉक्स। तो ये जो स्पेशल लाइन आपके यहाँ पे यूज की ना, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस आई ब्रिंग, तो ये आपका नॉर्मली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस लॉजिकली फॉलिसी माना जाता है, लेकिन पोएट इसी को जस्टिफाई करता है। तो ये पैराडॉक्स दिखा रहा है यहाँ पे कि रीजन के अगेंस्ट रीजन का यूज हो रहा है, ये पैराडॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आप स्ट्रक्चर और फॉर्म का बात करोगे, तो स्टैंजा आपका कितने में लिखा है, 4 स्टैंजा में, सब अनइक्वल लेंथ के, कोई एक आपका फिक्स्ड लेंथ में यूज नहीं किया हुआ। और ये अनइवन स्ट्रक्चर पोएम को एक रिफ्लेक्टिव और थिंकिंग इन मोशन का नेचुरल शो कर रहा है यहाँ पे। तो टोटल लगभग पोएम आप कह सकते हो कि इट हैज बीन रिटन इन 20 पंचेस लाइन में इसका लिखा गया है यहाँ पे इसको, और जो पोएम को काफी डेंस और प्रिसाइज बता रही है यहाँ पे। फॉर्म कैसा है आपका, फ्री वर्ड्स फॉर्म है यहाँ पे, है ना, ताकि नेचुरल जैसा लगे। यहाँ पे एक कॉन्शियस चॉइस की तरह इसको यूज किया गया है यहाँ पे। और स्ट्रक्चर कैसा यूज किया गया है, पोएम का स्ट्रक्चर एक क्लियर इंटेलेक्चुअल जर्नी की तरह फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका
स्टेंजा 1 है यहाँ पे। स्टेंजा 1 किस तरीके से बताया है? स्टेंजा 1 में फिलोसॉफी की तरफ अट्रैक्शन यानी कोल्ड क्लैरिटी की तरफ बता रहे हैं। स्टेंजा 2 किसके ऊपर है आपका? फिलोसॉफी और साइंस का वास्ट स्कोप में बताया है। स्टेंजा 3 किसके ऊपर है आपका? ये फिलोसॉफी और फेलियर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे आपका, है ना। फिलोसॉफी की जो लिमिटेशंस और जो ओवर रैशनलाइजेशन है उसके रिजेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे आपका। फिर स्टेंजा 4 यहाँ पे बात कर रहा है पोइट्री सुपीरियोरिटी की। तो पोइट्री का फाइनल सिलेक्शन उस सुपीरियर मोड ऑफ नोइंग को लेके है, तो इसीलिए पोएम एज सुपीरियर मोड ऑफ नोइंग बताई गई है, एक रिफ्लेक्टिव नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंटेटिव आर्क को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना, गॉट इट। तो ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे फोकस करके चलोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो अब यहाँ पे, एजिकील की फिलोसॉफी क्या कैप्चर कर रही है? वो अनएक्सप्लेनेबल यानी जो इनएफेबल होता है उसको एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे आपका। तो ये इनएफेबल इसको रिस्पेक्ट करती है, जबकि फिलोसॉफी आपके उसको यूज को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है, ठीक है। इसीलिए पोएट बोलता है व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन। फिर ये बोल रहा है पोस्ट कॉलोनियल वॉइस की तरह। तो एजिकील एक इंडियन पोएट होते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सुपीरियोरिटी के लिए नहीं, बल्कि वो इंग्लिश को यूनिवर्सल ट्रूथ और इंडियन एक्सपीरियंस के मीडियम की तरह उसको यूज किया गया है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका यहाँ पे। फिर आता है आपका मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस को लेके। तो पोएम में मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है, स्पेशली टी.एस. एलियट जैसे पोएट्स के। तो जैसे एलियट रैशनल सिस्टम पर डाउट करते थे, वैसे ही एजिकील भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। फिर पर्सनल रिफ्लेक्शन का बात करो आप यहाँ पे, तो अब ये पोएम एजिकील के पर्सनल इंटेलेक्चुअल जर्नी को भी रिफ्लेक्ट करती है। बॉम्बे जैसे प्रैक्टिकल सिटी से लंदन जाकर वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ी उन्होंने, लेकिन आखिर में उन्होंने पोएट्री को ज्यादा मीनिंगफुल मीडियम माना, और इस सेंस में पोएम सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि एक उनका आपका ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन भी बन जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चीजें इनको ध्यान में रख लेना। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कोट्स है आपके जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इनको एग्जाम में रीड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोट्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये अ पोएम शुड नॉट मीन बट बी, तो ये जो लास्ट लाइन है ये फिलोसॉफिकल लाइन, ये आपकी मैकलीश से ली गई है और ये एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछी जाती है। सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड, यू बेटर रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये सारी लाइंस क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रही है वो मैंने मेंशन कर दिया, तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आ जाइए। फिलोसॉफी फ्रॉम विच कलेक्शन, कौन से कलेक्शन से ली गई है? ये आपका एग्जैक्ट नेम से ली गई है यहाँ पे, और ये आपका 1965 में इसको पब्लिश किया गया था, है ना। तो ये वहां से ध्यान में रखेंगे। और आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखोगे यहाँ पे, और वो क्या कि ये एक एमसीक्यू ऐसा ट्रैप है क्योंकि स्टूडेंट अक्सर अ टाइम टू चेंज या हिम टू डार्कनेस इसमें मार्क कर देते हैं, बल्कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट किसके ऊपर बताया गया है इसमें? सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट, तो ये आपका फिलोसॉफी और आपकी पोइट्री के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट है। पोएम का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी कॉन्ट्रास्ट पर बेस्ड है। फिलोसॉफी को पोएट कोल्ड, एब्स्ट्रैक्ट और आर्ग्यूमेंटेटिव मानता है, जबकि पोइट्री को वार्म, एक्सपीरियंशियल और ऑथेंटिक मानता है आपका यहाँ पे, है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट आओ, लास्ट लाइन कोटेड फ्रॉम कहाँ से ली गई है? ये आर्कीबाल्ड मैकलेश से ली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने ध्यान में रखना है। वो जो लाइन है अ पोएम शुड नॉट मीन बट बी, ये अमेरिकन पोएट आर्चबाल्ड मैकलेश की पोएम कौन सी? आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका से ली गई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये एजिकील ने इसे इंटरटेक्सुअल रेफरेंस के तरह यूज किया गया है, ठीक है, प्लेजरिज्म के रूप में नहीं, रेफरेंस के रूप में। फिर आप दाओ फिलोसॉफी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे तेरे बताइए यहाँ पे फिलोसॉफी को? एक कोल्ड ल्यूसिडिटी की तरह, है ना, यानी क्लैरिटी तो है लेकिन इमोशनल वार्मथ नहीं है। फिर पोएम्स फॉर्म कैसा है आपका? फ्री वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, कोई फिक्स टाइम नहीं है यहाँ पे आपका। फिर नेक्स्ट आ जाओ, स्टैंजा सेकंड का क्या थीम है इसमें? टाइम का इनसिग्निफिकेंस, टाइम को एक इनफाइनाइट फोर्स की तरह दिखाया गया है यहाँ पे आपका, है ना, सबको इनसिग्निफिकेंट बना देता है जब इटर्निटी को पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। फिर पोएट का स्टैंस कैसे बताया आपका एक्सप्लेनेशन के ऊपर? वो आपका ओवर रैशनलिज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। तो पोएट क्लियरली कहता है व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। फिर मिल्स ऑफ गॉड आ जाता है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंडलेस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये प्रोवर्ब है, लेकिन पोएम में इसका यूज आयरनिकली यू हुआ है। यहाँ इसका मतलब है कि फिलोसॉफी का नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट जो चलता ही रहता है ना, और कभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता। टोन कैसा है? रिफ्लेक्टिव और आयरनिक है। पोएम का टोन ना एंग्री है ना ट्रेजिक है। पोएट शांत तरीके से सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है और आयरनी के साथ फिलोसॉफी को क्वेश्चन भी करता है आपका। और की पैराडॉक्स क्या यूज किया गया है यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन।
तो पोएम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि आर्ग्यूमेंट के थ्रू इन आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करता है, वो रीजन को यूज करके रीजन की लिमिट्स बताता है, इसीलिए इसे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट कहा गया है। ठीक है, सो गाइज ये था आपका आज का वीडियो ऑन निसिम एज़ेकियल्स फिलोसॉफी। अगर आपको कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताइए यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका विद्वान.in मेरा वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके इसमें आपकी जो क्लासेस कोर्सेज वगैरह है उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, और पीडीएफ वगैरह जो आपके मैराथन्स कंडक्ट की जाती है वो आपको ये फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।